हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है प्रूफ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में है ये। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 पास्ड इन द लोकसभा अमेंड्स सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ऑफ द 1969 एक्ट। कह रहा है कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ का बिल था 2026 का, वो लोकसभा में पास हो गया है और उसने अमेंड कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 जो कि 1969 का एक्ट था। ठीक है, इन द अपडेटेड फ्रेमवर्क कह रहा है कि ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है इस सिस्टम का या फिर इस कानून का, रजिस्ट्रेशन डिलेड फॉर अप टू 2 ईयर्स, कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन का केस 2 साल तक के लिए डिले होता है, still require a district, a subdivisional or an authorized executive magistrate order। तो हमको दोबारा से बर्थ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या डेथ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाला भी हो सकता है, सब डिविजनल, या फिर कोई भी अथराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, है ना, एक ऐसा ऑफिसर सरकार का जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, तो उसके ऑर्डर की हमें ज़रूरत होगी। बट वेन द डिले एक्सीड्स 2 ईयर, कह रहा है कि लेकिन अगर देरी जो 2 साल से ज़्यादा हो जाए, 2 साल को एक्सीड कर जाए, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सिंपल शब्दों में समझ लो, एक जज इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द इवेंट एंड पास एन ऑर्डर। तो उस जज को इस केस को वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी और उसके ऊपर आदेश देने की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार का जो मजिस्ट्रेट बैठाला गया है, एक एग्जाम्पल तौर पे एसडीएम जो हो गया, तो वो उन्हीं केसेस में रजिस्ट्रेशन या डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है जो 2 साल तक की देरी में हो। मगर अगर केसेस ऐसे जिसमें 2 साल से ज़्यादा देरी हो गई है, तो आपको वहां पे अपने जो केस है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, मतलब जज के पास लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, द 2023 अमेंडमेंट रेंडर्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स द प्रिंसिपल। कह रहा है कि 2023 का जो अमेंडमेंट हुआ था रूल में या फिर लॉ में, जो मॉडिफिकेशन हुआ था, उसने बर्थ सर्टिफिकेट को एक मुख्य डॉक्यूमेंट बना दिया था। द प्रिंसिपल का मतलब है किसी चीज़ को मुख्य बना देना, रेंडर्ड का मतलब है किसी चीज़ को बनाना, मेड करना। इनफैक्ट नियर कंक्लूसिव, कह रहा है कि दरअसल ये नियर कंक्लूसिव है। कंक्लूसिव का मतलब ये है कि एक लास्ट प्रूफ है, मतलब इसके अलावा फिर हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार ये प्रूफ आपके हाथ में आ गया तो ये सभी सारे काम आपके इससे हो जाएंगे। प्रूफ ऑफ डेट अगर चाहिए, एंड प्लेस ऑफ बर्थ फॉर स्कूल एडमिशन, अगर स्कूल एडमिशन के लिए प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत है तो भी इस क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। वोटर आईडी के लिए भी काम हो जाएगा। अगर आपको पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भरना है तो उसमें भी काम हो जाएगा, आधार में भी हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब हर जगह ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके काम आएगा। It also allowed the center and state to create digital databases। कह रहा है कि इस मॉडिफिकेशन ने केंद्र और राज्य सरकार को एक तरीके से अलाउ किया था कि वो इन डेटा का एक डेटाबेस बनाकर रख सकती है, एंड रिक्वायर्ड देम टू शेयर डेटा विद द रजिस्ट्रार जनरल। और जो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है जिसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसके पास इनको ये डेटा जो था जमा करने की जरूरत थी। एज द सर्टिफिकेट गेट कीपिंग पावर ग्रीव, कह रहा है कि जैसे ही इस सर्टिफिकेट की जो कंट्रोल करने की पावर है, गेट कीपिंग पावर मतलब इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कहीं भी आप लेके जाओगे ये डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कोई भी काम हो जाए। तो क्यों? क्योंकि इस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो डिड द इंसेंटिव टू ऑब्टेन वन फ्रॉडुलेंटली। कह रहा है कि यही कारण है कि लोगों के अंदर एक तरीके से इसको फ्रॉड करके पाने की जो इच्छा थी वो भी बढ़ गई। सो डिड द इंसेंटिव मतलब लोगों के अंदर मोटिवेशन आ गया कि किसी ना किसी तरीके से ये सर्टिफिकेट पा लिया जाए तो हमारा सारे काम लगभग लगभग हो जाएंगे, लीडिंग टू द 2026 अमेंडमेंट। और इसी वजह से सरकार को 2026 में अमेंडमेंट करना पड़ा इस कानून में दोबारा। हाउएवर, हालांकि द बिल्स पैसेज
लैक डिबेट इन द लोकसभा एज द अपोजिशन। कह रहा है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो उसके ऊपर डिबेट बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि जो अपोजिशन था वॉज प्रोटेस्टिंग द जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन ऑन द सीजीपी प्रोटेस्ट। क्योंकि जो अपोजिशन था वो लगातार पार्लियामेंट में विरोध जाहिर कर रहा था, क्योंकि 20 जुलाई को जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था सीजीपी प्रोटेस्ट के ऊपर, उसको लेकर। ठीक है, सिंस क्योंकि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैव ऑल्सो बिकम मोर पॉलिटिकली सेंसिटिव, कि ये जो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स वाला केस है, मतलब कि कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है, ये जो केस है अब वो बहुत ही ज़्यादा राजनीति वाला केस बन चुका है, पॉलिटिकली सेंसिटिव बन चुका है। जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया तो केंद्र सरकार और ममता जी की बहुत ज़्यादा ठनी रही। ठीक है, असम वाला केस हो गया जहाँ पे हिमंता बसवा शर्मा हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे वो लगातार बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कठोर अपने चीज़ें बोलते रहते हैं लोगों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव केस बन चुका है। मूविंग पोटेंशियली मोर कंटेंशियस केसेस इनटू कोर्ट्स, कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। कह रहा है कि ज़्यादातर जो संभावित कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, रजिस्ट्रेशन वाले केसेस जो हैं, जो कि बर्थ और डेथ से रिलेटेड हैं, वो कोर्ट्स की तरफ मूव करके इंसुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, कि उन्होंने एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम एक्विजिशन, आरोपों से, दैट इट इज आर्बिट्रेरली ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, कि ये जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मन चाहे तरीके से ये सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको लोगों को दे रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, बट वाइल जुडिशियल स्क्रूटनी प्लेसेस द डिसीजन एट आर्म्स लेंथ, कह रहा है कि जबकि ये जो जुडिशियल स्क्रूटनी होने जा रही है, कि जो मॉडिफिकेशन किया गया है कि भाई 2 साल बाद का जो केसेस हैं वो अब कोर्ट देखेगी या फिर जज देखेगा, तो उसने क्या किया है कि एग्जीक्यूटिव को आर्म्स लेंथ में रखा हुआ है। आर्म्स लेंथ में रखा है मतलब काफ़ी दूर रखा हुआ है, कि एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरीके का प्रभाव जो है वो जुडिशियल के ऊपर ना है, या किसी तरीके से भी जो जज है वो बायस्ड डिसीजन ना दे। एरोनियस डिसीजंस could prove more difficult for disadvantaged applicants to rectify। कह रहा है कि इस केस में अगर किसी भी कारण से जो जज है वो गलत डिसीजन दे देता है, तो जो डिस एप्लीकेंट्स है, मतलब जो याचिका करता है, वो और ज़्यादा दिक्कत में फंस जाएगा कि वो किस तरीके से उस गलत डिसीजन रेक्टिफाई करें। मान लो कि जो सबसे निचला वाला कोर्ट है ना, वहाँ पे कोई डिसीजन ऐसा आता है, अब जो ये एप्लीकेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, उस कोर्ट के डिसीजन को दोबारा से पलटने के लिए उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब फिर हाई कोर्ट मान लो हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस में जो एप्लीकेंट है वो आ जाएगा। द अमेंडमेंट ऑल्सो लीव द एविडेंशियरी रूल्स अनचेंज। कह रहा है कि ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसमें एविडेंशियरी रूल्स को नहीं चेंज किया है। एविडेंशियरी रूल्स क्या हो गए? एविडेंस वाले रूल। मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ये कार आपकी है, तो मैं आपसे बोलूँगा भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दो, और तो मैं मान लूँगा कि ये कार तुम्हारी है। ठीक है, तो ये क्या मैंने बना दिया, एक एविडेंशियरी रूल्स बना दिया कि ये रूल्स हैं, ये एविडेंस ला के दिखाओगे तभी मैं मानूंगा। तो कह रहा है कि सरकार ने जब इस बिल में अमेंडमेंट किया तो उन्होंने एविडेंस रूल्स को चेंज नहीं किया। If the government believed executive magistrates were approving suspicious application, कह रहा है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उनका जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो किसी तरीके से संदेहपूर्ण एप्लीकेशंस को अप्रूव कर रहा था, बिकॉज द एविडेंशरी स्टैंडर्ड्स वर टू लैक्स, क्योंकि जो एविडेंस वाले रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। 2 lakhs मतलब जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इट कुड हैव प्रिस्क्राइब्ड मोर रिगरस डॉक्यूमेंटेशन, तो सरकार ने एक ऑर्डर दिया होता और ज़्यादा कड़े रूल का, रिगरस मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन रूल्स का सरकार ने ऑर्डर दिया होता, बट इट हैज़ नॉट, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
Further, how the risk of fraudulent registration rises after 2 years is unclear. कह रहा है कि किस तरीके से ये जो फ्रॉड वाले रजिस्ट्रेशन के केसेस हैं ये 2 साल के बाद अचानक से बढ़ गए, इसका भी अभी किसी तरीके की क्लियरिटी नहीं है. The government has also not published evidence justifying a judicial magistrate intervention at 2 years. कह रहा है कि सरकार ने किसी तरीके का भी एविडेंस नहीं रखा है जो कि ये जस्टिफाई कर सके कि सरकार ने जो कदम उठाया है जज को इंक्लूड करने का, जो उन केसेस में जो 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं. मतलब सरकार ने ये कारण नहीं बताया कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया. और वेदर इट कंसीडर्ड लेस बर्डनसम अल्टरनेटिव्स. क्या सरकार ने कुछ ऐसे जो बर्डनसम का मतलब यहाँ पे है कि जो ये बहुत जो डिफ़िकल्ट रास्ता है कि लोगों को कोर्ट के पास जाना है ना, फिर आपको अपना लॉयर करना पड़ेगा, फिर हर चीज़ मतलब 50 तरीके की दिक्कतें होती हैं, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा. तो कह रहा है कि ये जो बर्डनसम एक तरीके से जो रास्ता है, क्या सरकार ने सोचा कि इससे भी लेस कोई बर्डनसम अल्टरनेटिव हो या कोई ऐसा लेस हैवी रास्ता हो जिससे जो आम जनता है वो परेशान ना हो. फॉर नाउ कह रहा है कि अभी के लिए इट अपीयर्स टू बी अ कॉम्प्रोमाइज़, कि ऐसा लगता है कि सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है बेस्ड पॉसिबली ऑन शॉर्टर डिलेज. और ये कॉम्प्रोमाइज़ किसके बेस्ड में किया है कि जो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो शॉर्टर डिले के होते हैं, बीइंग कॉमन इनफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सर टू रिजॉल्व. तो जिससे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट है उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकता है. मतलब ज़्यादातर जो केसेस आते हैं ऑफिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो कम देरी के होते हैं, तो उसको आसानी से वो ठीक कर सकते हैं. इस आधार पर सरकार ने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि जो 2 साल से ज़्यादा केसेस हैं वो जज को प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक बीच का रास्ता निकाल दिया. रजिस्ट्रेशन आर ऑल्सो नॉट इनफ्रिक्वेंटली डिलेड फॉर वैलिड रीजन. यहाँ नॉट भी लिखा है, इनफ्रिक्वेंटली लगा है, तो इसको समझ लो कि ये फ्रिक्वेंटली है. कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादातर वैलिड रीजंस की वजह से डिले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए बिकॉज दे ट्रांसपायर्ड इन रिमोट एरिया. ट्रांसपायर्ड इन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का होना, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं या फिर बर्थ या डेथ होती है वो बहुत दूर दराज के इलाकों में होती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होने में देरी हो जाती है. और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता वो वर्कर दूसरे स्टेट में जाते हैं. रियलाइज्ड अ नीड फॉर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. जब उन्हें एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है या फिर पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है तो उन्हें इन सब सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो इस सर्टिफिकेट के बारे में सोचते हैं, इस वजह से भी डिले हो जाता है. बट व्हेन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बिकम इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गई हो या फिर नेसेसरी हो गई हो. कह रहा है कि जब ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट बन गए हैं जो कि जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है टू एसेस स्टेट सपोर्ट, ताकि लोग सरकारी सुविधाओं को पा सकें. द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्टेड हैज़ बीन टू रेज द डॉक्यूमेंट्स लेवल ऑफ एश्योरेंस. तो सरकार को ये चाहिए था कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए रूल को और ज़्यादा कड़े कर दे, मतलब एक जो स्क्रूटनी है या फिर जो डॉक्यूमेंट की जांच करना है उसको बढ़ा दे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को पाते ही सरकारी लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है. रादर देन रेंडर देम मोर एसेसिबल, बजाय इसके कि इन डॉक्यूमेंट को आसानी से लोगों को प्रोवाइड किया जा सके. इन द सेम वेन इसी तरीके से द अमेंडमेंट में फर्दर अ ब्रॉडर फिलॉसफी दैट, कि ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है तो ये जो ब्रॉडर फिलॉसफी मतलब ये जो पूरा माइंडसेट है इस लॉ का या सरकार का, उसको उसने और ज़्यादा बढ़ा दिया है. इन परस्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सर्टेनिटी. कह रहा है कि इस चाह में कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं या सरकारी डिपार्टमेंट है उनको और ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सके या उनको और ज़्यादा गारंटी दी जा सके. ट्रीट द wrongful exclusion of legitimate citizen as an acceptable price. तो जो गलत तरीके से जो लेजिटिमेट सिटीजन्स हैं, मतलब जो हमारे देश के सही में लीगली सिटीजन्स हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो उनको रॉन्गफुल तरीके से उनको एक्सक्लूड कर देना ये प्राइस के रूप में है. टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रॉन्गफुल इंक्लूजन, कि किसी भी तरीके से
कोई गलत आदमी के पास ये डॉक्यूमेंट ना पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई कानून मैंने बनाया, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे घर में किसी भी तरीके का कोई भी गलत आदमी ना घुसे, ठीक है। अब उस कानून को मैंने इतना टफ बना दिया कि मेरे ही घर के लोग नहीं घुस पा रहे हैं, तो कह रहा है कि एक तरीके का ये प्राइस पे करना पड़ रहा है कि गलत रॉन्गफुल इंक्लूजन ना हो, इसकी वजह से जो लेजिटिमेट सिटीजन है उनका भी एक्सक्लूजन हो जा रहा है। And the Raj Sabha must debate the bill to clarify whether this trade-off is backed by sufficient evidence। कह रहा है कि और राज्यसभा को इस बिल के ऊपर डिबेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो गया, उसको राज्यसभा में पास होना है, ताकि ये क्लियर किया जा सके कि सरकार ने ये जो ट्रेड ऑफ किया है, मतलब जो लेजिटिमेट सिटीजन्स थे उनको भी एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, तो ये जो ट्रेड ऑफ है तो क्या वो सफिशिएंट एविडेंस के आधार पर लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैसेज एज अ होल इज टू। भाई प्राइमरी फंक्शन क्या है पैसेज का, तो देखते हैं। क्रिटिक अ लेजिस्लेटिव रिवीजन। लेजिस्लेटिव रिवीजन मान सकते हो कि कोई मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट कहने की बात कर रहा है कि एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है मॉडिफिकेशन को बाय एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइंग एजम्पशन, कि जो उस कानून में जो उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है वो कुछ एज्यूम करके किया गया है, एक एजम्पशन के साथ किया गया है, एंड ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ। और ये जो ट्रेड ऑफ वाली बात थी उसको भी इंक्लूड किया गया उसमें, एक तरीके से राइटर ने एक्सपोज किया है इन सब चीज़ों को, तो ये एकदम सही है ना। क्रिटिक किया है क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ये बहुत अच्छा नहीं है पैसेज के हिसाब से। evaluate a policy framework by demonstrating its legal invalidity and procedural shortcomings। सिर्फ ये दर्शाने के लिए ये जो पॉलिसी सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, वो लीगली इनवैलिड है और उसमें बहुत सी कमियां हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। डीकंस्ट्रक्ट अ स्टैच्यूटरी मेथड। स्टैच्यूटरी मतलब जो कानून से संबंधित स्टेप उठाया गया है उसको तोड़कर समझाना बाय हाईलाइटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट, कि उसके प्रशासनिक क्या लाभ होंगे एंड पॉलिटिकल ओरिजिन, और क्या राजनीतिक लाभ होंगे, इस चीज़ को समझना। नहीं, ये अजीब सा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा सही है क्योंकि एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है उस मॉडिफिकेशन को, उस अमेंडमेंट को, जिसमें सरकार ने अपने ही बिना कुछ एविडेंस दिए हुए उसको मॉडिफाई कर दिया है, और इसमें जो हमारे लेजिटिमेट सिटीजन्स हैं उनको भी नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है। It can infer that the author of the passage discusses undocumented migrants primarily in order to। कह रहा है कि पैसेज में undocumented migrants के बारे में क्यों बात की गई है। Highlights a vulnerable group that will benefit from the judicial oversight। नहीं, उन कमजोर ग्रुप को दर्शाने के लिए जो कि इस जुडिशियल निगरानी से लाभ उठा सकेंगे, बिल्कुल नहीं। Illustrate a scenario in which delayed birth registration occurs फॉर रीजन्स अदर देन द फ्रॉडुलेंट इंटेंट। ये दिखाने के लिए कि कई बार जो बर्थ रजिस्ट्रेशन में देरी आती है वो फ्रॉड की वजह से नहीं होती है, वो वैलिड रीजन्स की वजह से होती है, तो बिल्कुल सही है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई वाज द डिसीजन मेड टू शिफ्ट डिलेड रजिस्ट्रेशन केसेस टू जुडिशियल कोर्ट्स। क्यों जो डिलेड रजिस्ट्रेशन थे जुडिशियल कोर्ट्स में, क्यों उसको शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया था? Because executive magistrates were proven to be approving suspicious application due to overly lax evidentiary rules। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने एक तरीके से ऐसा किया था क्योंकि जो सरकारी मजिस्ट्रेट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, सरकार ने इसलिए कदम उठाया था। बिकॉज इट इंसुलेट, सरकार ने नहीं, मतलब जिस तरीके से राइटर ने उसकी व्याख्या की है उस हिसाब से, बिकॉज इट इंसुलेट द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम चार्जेस ऑफ आर्बिट्रेरी अप्रूवल और रिजेक्शन इन पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलेट्स का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट करना, कि उस एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को चार्जेस से, वो जो एक तरीके से लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे, उससे बचाने के लिए। तो बी हमारा करेक्ट आंसर। इन वॉट वे डज द 2026 अमेंडमेंट अल्टर द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन? कह रहा है कि किस तरीके से 2026 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसने पूरा जो प्रोसेस है सिस्टम का उसको चेंज कर दिया है जो डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर है। इट एलिमिनेट द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। नहीं, अभी भी आपको एसडीएम के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाकर
उसको वेरीफाई कराना होगा, तो ये नहीं होगा। इट प्रिजर्व द 1916 एक्ट फ्रेमवर्क, कह रहा है कि उसने 1969 की जो एक्ट है उसको वैसे ही रखा है, विदाउट चेंजिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर, किसी तरीके की अथॉरिटी चेंज नहीं करी है, नहीं। अब आपको कोर्ट जाना होगा 2 साल से देरी के बाद। इट स्ट्रेथन्स एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन, मतलब जो एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको बढ़ा दिया है, ओवरऑल डिलेड रजिस्ट्रेशन नहीं, अब तो जो कोर्ट की पावर है वो ज़्यादा, जो जुडिशियल पावर है उसको मजबूत किया गया है। It mandates a judicial magistrate's order for delays exceeding 2 years while keeping executive authority for shorter delays. तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। द वर्ड गेट कीपिंग इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन, ये जो गेट कीपिंग का क्या मतलब है भाई, उस सर्टिफिकेट के लिए गेट कीपिंग यूज़ किया गया था, इसका मतलब उसकी जो प्रभाव था, जो उसका इंपॉर्टेंस था, कंट्रोल था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पावर टू कंट्रोल एसेस टू समथिंग, हाँ ठीक है। पावर टू रिकॉर्ड डिजिटल डेटा नहीं, पावर टू पनिश फ्रॉडलेंट एप्लीकेंट्स, पावर टू डिबेट लेजिस्लेटिव नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं, छोटा सा ही है। रिसर्चर्स डैश अ प्रीवियसली अननोन मेटल अलॉय क्रिएटेड बाय द ब्लास्ट ऑफ द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब इन 1945। कह रहा है कि रिसर्चर्स को, शोधकर्ताओं को कुछ एक अननोन मेटल अलॉय टाइप का मिला है, जो कि हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब का जब 1945 में ब्लास्ट हुआ था तो उससे क्रिएट हुआ था। द मटेरियल वॉज फाउंड इनसाइड स्मॉल ग्लास लाइक बीड्स कॉल्ड हिरोशिमाइट्स। कह रहा है कि वो मटेरियल जो एक छोटे छोटे दाने टाइप के ग्लास के थे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हिरोशिमाइट, उसके अंदर मिला। विच वर रिकवर्ड फ्रॉम द बीच सैंड्स ऑफ हिरोशिमा बे। कह रहा है कि जो हिरोशिमा की खाड़ी थी वो वहाँ के बीच का जो सैंड होता है उसमें मिला। दीज बीड्स फ्रॉम when the intense heat of the blast dash building material soil metals which solidified as they fell back dash the earth। कह रहा है कि ये जो छोटे छोटे दाने बने थे ये बहुत ज़्यादा कोई गर्मी पैदा हुई होगी, जिससे बिल्डिंग मटेरियल सॉयल मेटल्स जो हैं वो पिघल गए होंगे, बाद में ये सॉलिफाइड हो गए और फिर ये धरती में आ गए। When the researchers examined the beads, कह रहा है कि जब रिसर्चर ने इन बीड्स दानों को इनका एग्जामिन किया था, they identified a micrometer sized metallic grain embedded in the glass। तो उनको ये पता चला कि एक छोटे छोटे दाने हैं जो ग्लास के ऊपर एम्बेडेड है, मतलब जड़े हुए हैं। It turned out to be a complex mix of iron, chromium, nickel, manganese, molybdenum, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। कह रहा है कि ये बाद में पता चला कि ये एक जटिल सा मिक्सचर है कोई, जिसमें आयरन, क्रोमियम, मतलब ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। एंड इट हैड अ यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता ही होगा कि केमिस्ट्री में हर मेटल या नॉन मेटल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड ग्रेफाइट का अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, जिसकी वजह से हार्डनेस जो है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो एक यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इनका। The findings were published in Science Advances on July 29. The team has expressed that the alloy formed by ultra fast quenching, मतलब बहुत तेजी से कोई चीज़ ठंडी हो गई, इस वजह से ये alloy बना। The explosions fireball reached temperatures over 7000 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि ये जो धमाका हुआ था हिरोशिमा में, इसका जो टेम्परेचर था ये 7000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर पहुंच गया था। Turning urban materials such as construction steel and aluminum into a mixed metallic vapor। इसने क्या किया कि जो वहाँ की बिल्डिंग थी या फिर एल्युमिनियम थे, कंस्ट्रक्शन स्टील थी, उस सबको वेपराइज्ड कर दिया, मतलब उसको भाप में चेंज कर दिया। As the firewall expanded and rapidly cooled, the element mixed in a way that is impossible dash normal condition। कह रहा है कि ये जो धमाका हुआ बहुत तेजी से फैला, फिर अचानक से ठंडा हो गया, इससे एक ऐसा, मतलब एक ऐसे एलिमेंट का मिश्रण ना जो कि नॉर्मल कंडीशन में असंभव है, स्टेबलाइजिंग इनटू देयर फाइनल कॉम्प्लेक्स फेज। ठीक है। रिसर्चर्स डैश अ प्रीवियसली अननोन मेटल। रिसर्चर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हैज़ नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, फाइंडिंग्स यहाँ पे चाहिए नहीं हमको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब चाहिए, तो ये क्या होगा, हैव फाउंड। आसान था ये तो। These beads formed when the intense heat of the blast dash building material।
कंडेंस्ड मेल्टिंग मटेरियल, कंडेंस्ड का मतलब होता है किसी गैस या वेपर स्टेज को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में चेंज कर देना। नहीं, ये तो नहीं होगा। जब हीट होगा तो क्या चीज़ होगी? कॉगुलेट होगी, मतलब लिक्विड स्टेज को एक सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में चेंज कर देना। नहीं। वेपराइज्ड, भाप बन जाएगी, ठीक है। क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल जैसा बना देगी। नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या हो भाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट पैदा करोगे तो वो वेपराइज हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो बिल्डिंग मटेरियल सॉयल और मेटल्स हैं वो वेपराइज हो गए। विच सॉलिफाइड, जो बाद में सॉलिफाइड हुए, एज दे फेल बैक डैश द अर्थ, जब वो धरती में लौटे तब वो सॉलिफाइड हो गए। बिल्डिंग मटेरियल सॉयल मेटल्स विच सॉलिफाइड एज दे फेल बैक डैश द अर्थ, इन द अर्थ नहीं, ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर नहीं, ऑन द अर्थ नहीं। जब वो फेल बैक मतलब जो गिर रहे थे वो, तब एक डायरेक्शन है तो ऑन भी नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए? टू आना चाहिए। एक डायरेक्शन है ना, पहले वो वेपराइज्ड हुए और फिर उसके बाद वो सॉलिफाइड होकर नीचे गिरे। तो जब धरती के ऊपर गिरे तो एक डायरेक्शन था, तो दे फेल बैक टू द अर्थ। तो डी हमारा आंसर होगा। द टीम हैज एक्सप्रेस्ड, उसने क्या एक्सप्रेस्ड किया? बिलीफ दैट द alloy formed by अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग, मतलब उनको क्या ये मतलब संभावना थी, उनको पता था कि इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मीनिंग तो आ नहीं रहा है, बिलीफ वाला नहीं आ रहा है। डिसबिलीव मतलब वो एक तरीके से आश्चर्यजनक रह गए थे कि भाई कैसे हो गया ये चीज़। तो ये ठीक है। एनोमली मतलब कुछ गड़बड़ी है। नहीं। फॉलिसी, फॉलिसी का मतलब होता है एक मतलब गलत धारणा या फॉल्स आइडिया। तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे? डिसबिलीफ। दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव था नॉर्मल कंडीशंस में। अक्रॉस तो नहीं होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल कंडीशंस के साथ हम अंडर का यूज़ करते हैं, कॉलिकेशन होता है, तो अंडर यहाँ पे बेस्ट आ रहा है। अबव नॉर्मल कंडीशन, विद इन, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। यह है पहला नंबर। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देखो टू तो यहाँ लिखा हुआ है दीज टैंक्स, तो इसका मतलब टैंक्स की पहले बात हुई होगी, तो टू से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो टू वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। फ्रॉम द लार्ज एंड ड्रामेटिक स्टेप टैंक ऑफ हम्पी बिल्ट बाय द विजयनगर किंग्स टू न्यूमरस स्मॉल टैंक्स प्रेजेंट अक्रॉस सिटीज लाइक चेन्नई एंड मैंगलुरु, थाउजेंड्स आर स्कैटर्ड पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। कह रहा है कि जो हम्पी के समय में स्टेप टैंक बने थे, मतलब आपने देखा होगा कि एक जहाँ पानी भरा जाता है उसमें जीने होते हैं, अंदर तक चलते चले जाओ, तो वो हम्पी के समय पे बिल्ड किए गए थे। और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे था, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े टैंक भी बिल्ड किए गए थे और छोटे छोटे टैंक भी थे, और वो चेन्नई बैंगलोर वाली जगहों में फैले हुए हैं, और ख़ास कर कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब स्टेप टैंक की बात हो रही है। तो अभी हम फर्स्ट से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मतलब एक ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्टार्टिंग है सेंटेंस की, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीच का पार्ट है। इंडियन टेम्पल्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस टू प्रे। अब देखो यहाँ से लग रहा है ये पहला है, क्यों? क्योंकि सिंपल तरीके से उसने बोला कि भारतीय जो टेम्पल्स हैं वो सिर्फ प्रेयर करने की जगह नहीं है। सम आर आर्किटेक्चरल मार्वल, कह रहा है कि कुछ के जो आर्किटेक्चर हैं वो बहुत बढ़िया हैं। सम हैव स्कल्पचर्स दैट टेल स्टोरीज, कुछ अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, मतलब मूर्तियां हैं, पुराने जितने भी सामान हैं जो हिस्टोरिकल हैं वो कुछ ना कुछ कहानी बयां करते हैं। अदर्स हैव इंस्क्रिप्शन दैट हेल्प यू पीस टुगेदर हिस्ट्री, कुछ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको एक तरीके से हिस्ट्री को जोड़ने में मदद करती हैं। एंड फाइनली सम हैव बिल्डिंग टेक्निक्स दैट होल्ड लेसन्स इन इंजीनियरिंग, और कुछ टेम्पल्स में कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं जिससे हम एक तरीके से इंजीनियरिंग के लेसन ले सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बढ़िया उन्होंने टेक्निक यूज़ करी। तो कुछ लग रहा है कि इंडियन टेम्पल्स की बड़ाई करी गई है ना, उसके फेवर में बात की गई है, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। वन की इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट ऑफ टेम्पल्स इज टेम्पल टैंक्स, कह रहा है कि एक जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पहलू है वो क्या है? टेम्पल टैंक्स है। अब थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो कि यहाँ पे थर्ड में उसने इंडियन टेम्पल्स की बात करी। अब कह रहा है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि टेम्पल टैंक्स हैं। टैंक्स वर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उस समय जो टैंक्स थे वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट थे उस समय के जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था उसके लिए। अक्रॉस मैनी डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज एंड स्टेट। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 3 से स्टार्ट हो सकता है, और ये भी समझ में आ रहा है 4 से, इसके बाद 4 आएगा। एक बार 1 को चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया,
फ्रॉम द लार्ज एंड ड्रामेटिक स्टेप टैंक। अब ये पढ़ते ही हमको समझ में आया कि यहाँ पर उसने एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया कि बड़े बड़े स्टेप टैंक बने होंगे, फिर छोटे स्टेप टैंक थे, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, जबकि उसने यहाँ पर टेम्पल टैंक की शुरुआत कर दी है 4th सेंटेंस में। तो क्यों ना हम 3 के बाद 4 जाएं और उसके बाद यहाँ पे जब उसने जहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया बड़े टैंक और छोटे टैंकों के बीच में, तो उसको वहाँ पे रख दें। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये जो टैंक हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट थे, ये रिचुअल बाथिंग के लिए थे, आपने पढ़ा ही होगा, टेम्पल फेस्टिवल्स के लिए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, मगर सिर्फ वही चीज़ नहीं थी। वाटर फ्रॉम दीज सब इंपॉर्टेंट पर्पज़, वहाँ के पानी जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पज़ या काम के लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है, तो बी जो है करेक्ट है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।